काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुल्तानपुर में लखनऊ से गाजीपुर तक बने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे तैयार होते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम भी शुरू होता जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास बहुत जल्द नए उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द बहुत जल्द नए उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए 21 जगहों को भी चिन्हित भी किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि सिर्फ अपने परिवार का हित साधने वालों को उत्तर प्रदेश के लोग हमेशा हमेशा के लिए विकास के रास्ते से हटा देंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के फायदे देखकर कुछ लोग आपा हो रहे हैं। योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की। जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के C-130J हरक्यूलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी पर उतरे। सुल्तानपुर के करवल खीरी में बनी हवाई पट्टी में वायुसेना के C-130J हरक्यूलिस विमान ने सफलतापूर्वक लैंड किया। विमान से बाहर आने के बाद प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। लड़ाकू विमानों को आपात स्थिति में उतारने की सुविधा के लिए एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। कार्यक्रम के बाद हवाई पट्टी स्थल से प्रधानमंत्री ने वायुसेना के विमानों का एयर शो भी देखा। इसमें लड़ाकू विमान जगुआर, सुखोई और मिराज ने एयर शो के दौरान हिस्सा लिया। एक के बाद एक लड़ाकू विमानों ने एक्सप्रेसवे पर टच डाउन किया। इसके साथ ही वायुसेना के कमांडो ने युद्ध क्षेत्र या आपात स्थिति में किए जाने वाले ऑपरेशन का भी
प्रदर्शन किया। आज लेखा परीक्षण को मूल्य संवर्धन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। दिल्ली में लेखा परीक्षण दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में आंकड़े ही सूचना है और आने वाले समय में हमारा इतिहास भी आंकड़ों के जरिए ही देखा और समझा जाएगा। कैग के पहले ऑडिट दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों से कैग जो भी दस्तावेज, आंकड़े और फाइल मांगे वे उन्हें उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। इससे सेल्फ असेसमेंट का काम आसान हो जाता है। साथियों, एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था। सीएजी बनाम सरकार, ये हमारी व्यवस्था की एक सामान्य सोच बन गई थी। हर एक की अपनी अपनी बात थी, लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया है। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सिद्धांत पर चलते हुए सरकार का हस्तक्षेप कम करके कामों को पूरा किया जा रहा है। हमने बदलने का तय कर दिया और उसका परिणाम सरकार का दखल भी कम हो रहा है और आपका काम भी आसान हो रहा है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स, ऑटोमेटिक रिन्यूअल्स, फेसलेस असेसमेंट्स, सर्विस डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस, इन सारे रिफॉर्म्स ने सरकार के गैर जरूरी दखल को खत्म किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। ऑडिट दिवस का आयोजन एक संस्था के रूप में कैग की ऐतिहासिक उत्पत्ति के अवसर पर किया गया। कैग ने बीते दशकों में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। दिल्ली की बिगड़ी आबो हवा और बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज केंद्र सरकार ने एक इमरजेंसी बैठक की है। बैठक का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया। सभी केंद्रीय अधिकारियों ने पर्यावरण भवन से बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कुछ बड़े फैसलों का ऐलान हो सकता है। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली की हवा दम घोंटू होती जा रही है। लोगों को सांस लेने में खासी तकलीफ हो रही है। चारों ओर धुएं की एक मोटी परत को बिछे हुए देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही केंद्र को निर्देश दिया था कि वो प्रदूषण संकट पर आपात बैठक बुलाए और स्थिति से निपटने के लिए गैर जरूरी निर्माण, परिवहन, ऊर्जा संयंत्रों पर रोक लगाने के साथ ही कर्मियों को घर से काम करने देने जैसे कदमों पर निर्णय करे। सीबीआई ने इंटरनेट पर बाल यौन उत्पीड़न सामग्री के प्रसार में कथित तौर पर शामिल 14 राज्यों के 83 लोगों से संबंधित 76 ठिकानों पर छापेमारी की। केंद्रीय एजेंसी ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण और उत्पीड़न में कथित रूप से शामिल 83 लोगों के खिलाफ 14 नवंबर को 23 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में छापेमारी कर तलाशी ली जा रही है। सीबीआई ने 2 साल पहले विशेष अपराध जोन के तहत दिल्ली में ऑनलाइन बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार रोकथाम और जांच इकाई की स्थापना की थी। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने 17 नवंबर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह फैसला श्री गुरु नानक देव जी और सिख समुदाय के प्रति सरकार की श्रद्धा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि देश
19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गृह मंत्री ने कॉरिडोर को फिर से खोलने के बारे में विचार विमर्श के लिए अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। श्रद्धालुओं को श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर से तीर्थ यात्रा करते समय मौजूदा कोविड प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इस कॉरिडोर को पिछले वर्ष मार्च में कोविड महामारी के कारण बंद किया गया था। सीमा से करीब 4 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज हर घर दस्तक कोविड टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने देश भर के गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों और अभियान से जुड़े अन्य भागीदारों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार इन संगठनों की साझेदारी से टीकाकरण अभियान को मजबूत करेगी। भारत में कोविड-19 टीकाकरण 113 करोड़ के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 59,75,000 से अधिक खुराकें लगाई गई। देश भर में आज कोविड के 8,865 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 287 दिन में सामने आए ये सबसे कम दैनिक मामले हैं। वहीं करीब 12,000 मरीज जो हैं वो स्वस्थ हुए हैं। इसमें भारत की रिकवरी दर जो है वो 98.27% हो गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में शिमला में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं की कामकाज को पारदर्शी और मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। 18 नवंबर तक चलने वाले पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज शिमला पहुंचे, जहां पर उनका परंपरागत तरीके से भव्य स्वागत किया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। शिमला से ही 1921 में शुरू हुए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के शताब्दी समारोह के दौरान 3 दिन तक होने वाले कार्यक्रमों की हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने जानकारी दी। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब नजर राज्यों से जुड़ी अहम खबरों पर। काशी की उत्कृष्ट विरासत और संस्कृति पर 3 दिन तक काशी उत्सव आज से वाराणसी में शुरू हो रहा है। इस उत्सव में काशी की समृद्ध संस्कृति, विशेष रूप से गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीरदास, संत रैदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद जैसे विलक्षण लोगों से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बिहार में हाल ही में 4 बड़े जहरीले शराब कांड के बाद आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर बड़ी समीक्षा बैठक की। माना जा रहा है कि शराबबंदी पर नीतीश सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि नीतीश कुमार ने बैठक से 1 दिन पहले ये साफ कर दिया है कि उनकी सरकार का शराबबंदी से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव का बीजेपी विधायकों ने विरोध किया। राज्य सरकार की ओर से इस मुद्दे के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में 20 महीने के लंबे अंतराल के बाद 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। राज्य में प्राथमिक और 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं फिलहाल ऑनलाइन ही जारी रहेंगी। उत्तराखंड पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कुमायूं के दौरे पर हैं। आज उन्होंने उधम सिंह नगर के कलेक्ट्रेट परिसर में शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद जेपी नड्डा रुद्रपुर में बंगाली समाज के जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पे उन्होंने कहा कि जिस बंगाल ने देश को दिशा दी, आज वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। कई
वर्षों के बाद कश्मीर में केसर उगाने वाले किसान खुश हैं। उनकी खुशी का कारण ये है कि इस साल घाटी में बम्पर केसर की फसल हुई है। जम्मू कश्मीर में केसर की खेती इस साल बड़े पैमाने पर हुई है, जिसने केसर का 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी कई जिलों में कश्मीरी केसर के फूल खिल रहे हैं। केसर दुनिया की सबसे महंगी फसल के तौर पर बिकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने लंगपीही के बाद हुए मतभेदों को लेकर आज संयुक्त तौर पर पत्रकारों से बातचीत की। दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा कि दोनों सरकारें इस बारे में बहुत गंभीर हैं और हम एक सौहार्दपूर्ण और स्वीकार्य समाधान खोजना चाहते हैं। ओडिशा में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों को खोल दिया गया है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज करने के साथ यहां मौसम की सबसे सर्द रात रही। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में गुलमर्ग पर्यटक स्थल पर न्यूनतम तापमान 0 से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान 0 से 2.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। केरल के विभिन्न जिलों में तेज बारिश जारी है। 8 जिलों में आज से येलो अलर्ट जारी किया गया है। पोनानी में वर्षा से 2 लोगों की मौत और 1 के लापता होने की खबर है। राज्य में 4,300 से अधिक लोगों को 151 राहत शिविरों में रखा गया है। अलपुझा, पथनमथिट्टा और कोल्लम जिलों में सभी स्कूल और कॉलेजों में अवकाश की घोषणा की गई है। और अब कुछ और अहम खबरों पर नजर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के टर्म 1 की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई। पहले माइनर सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं हो रही हैं। यहाँ पे परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा रही हैं, जिनमें OMR शीट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें सिर्फ वैकल्पिक प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं। CBI बोर्ड ने इस बार परीक्षाओं को 2 हिस्से टर्म 1 और टर्म 2 में आयोजित करने का फैसला किया है। इसमें प्रत्येक सत्र में 50% सिलेबस कवर किया जा रहा है। 10वीं की माइनर सब्जेक्ट की परीक्षाएं 17 नवंबर यानी कल से शुरू होंगी और 7 दिसंबर को खत्म होंगी। वहीं 12वीं की टर्म 1 की मुख्य विषय की परीक्षाएं 1 दिसंबर से शुरू होंगी। 10वीं की मेजर सब्जेक्ट परीक्षाएं जो हैं वो 30 नवंबर से आयोजित की जाएंगी। केंद्र सरकार ने अस्पतालों में उचित इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम करने की अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जिन अस्पतालों के पास रात को पोस्टमार्टम करने की सुविधा है, वो अब सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम कर पाएंगे। इसका उद्देश्य पर्याप्त बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के साथ अंगदान के लिए पोस्टमार्टम पर जोर देना भी है। साथ ही हत्या, दुष्कर्म जैसे कई मामलों के लिए ये सुविधा दी गई है। रात में पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग करने का प्रावधान भी किया गया है। केंद्र सरकार ने भगोड़े इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के गैर सरकारी संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लागू प्रतिबंध 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। सरकार ने नवंबर 2016 में अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत इस संगठन को पहली बार अवैध घोषित किया था। अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार का मानना है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की गतिविधियों को देखते हुए उसे तत्काल अवैध संगठन घोषित करना जरूरी है। और इधर रूस के अंतरिक्ष में एक पुराने सैटेलाइट को मिसाइल दागकर मार गिराने से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। स्पेस स्टेशन पर 2 रूसी यात्री भी अभी मौजूद हैं। रूसी कार्रवाई से भड़के अमेरिका ने कहा है कि पुतिन सरकार की इस खतरनाक हरकत से एस्ट्रोनॉट की जान भी जा सकती है। अमेरिका के मुताबिक रूसी उपग्रह के 1500 टुकड़े अब अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, जो कभी भी हादसा कर सकते हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस के मुताबिक इस परीक्षण से अंतरिक्ष में मलबा फैल गया है। हजारों छोटे टुकड़े भी अंतरिक्ष में मौजूद हैं। इससे दुनिया भर के देशों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। The Russian Federation recklessly conducted a destructive satellite test of a direct ascent anti-satellite missile against one of its own satellites. The test has so far generated over 1,500 pieces of trackable orbitable debris and hundreds of thousands of pieces of smaller orbital debris that now threaten the interests of all nations. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मानवाधिकार, व्यापार, ताइवान और हिंद प्रशांत जैसे मुद्दों पर परस्पर बढ़ते तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल बैठक की। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके चीनी समकक्ष के साथ ही पहली बैठक थी। जो बाइडेन ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच सरल और सीधी प्रतिस्पर्धा चाहते हैं। दोनों देशों को कुछ उचित उपाय करने की आवश्यकता है। उन्होंने दोनों देशों के जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग की बात पर जोर दिया। इस मौके पर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और दोनों देशों को मिलजुल कर शांति और सहयोग बनाए रखना चाहिए। दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय माहौल को शांतिपूर्ण और स्थिर बनाए रखने के लिए चीन और अमेरिका के बीच मजबूत और संतुलित साझेदारी की जरूरत पर जोर दिया। इसमें जलवायु परिवर्तन और कोविड महामारी जैसी चुनौतियों से निपटने की प्रभावकारी नीतियां शामिल हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के नाते दोनों देशों के बीच आपसी संवाद और सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। अमेरिका और चीन के बीच मौजूदा तनावपूर्ण संबंधों की पृष्ठभूमि में दोनों नेताओं के बीच हुई यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के लॉन में 1,000 अरब डॉलर के एक बुनियादी विधेयक को मंजूरी दी है। बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि यह विधेयक रोजगार, स्वच्छ पानी, तेज इंटरनेट और स्वच्छ ऊर्जा को भविष्य देगा। बढ़ती मुद्रास्फीति और कोविड-19 के चलते सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक जोखिमों से पूरी तरह से निपट नहीं पाने के चलते बाइडेन इस समय दबाव का सामना कर रहे हैं। द्विपक्षीय समझौते के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति को बुनियादी ढांचे पर 2300 अरब डॉलर खर्च करने की अपनी प्रारंभिक महत्वाकांक्षा को आधी से अधिक कम करना पड़ा है और इस कटौती के बाद ही पैकेज को सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों का समर्थन मिला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज कल से शुरू हो रही है। पहला T20 मैच कल जयपुर में खेला जाएगा। T20 सीरीज में रोहित शर्मा टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, वहीं KL राहुल उप कप्तान होंगे। T20 की कप्तानी छोड़ने वाले विराट कोहली को आराम दिया गया है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी T20 श्रृंखला में हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरा मैच 19 नवंबर को रांची में और तीसरा और अंतिम मैच 21 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा। इसके बाद 2 क्रिकेट टेस्ट मैच खेले जाएंगे। और इन तमाम अहम खबरों के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं 2000 साल पुराने केरल के कुटियट्टम नाट्य कला की झलकियों के साथ।